मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई एक आदमी हम में ऐसा है जिन्होंने कभी उनको रोका हो, उनको प्रचार करने से रोका हो? वो खुद नहीं आ रहे हैं, और अब अगर वो आ रहे हैं तो हमने तो कभी उनको रोका नहीं है। ये सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में आए और ये अलग ऐलान कहते हैं कि हम उस मुल्ला को जीतने नहीं देंगे। उनका प्रोग्राम जीतना नहीं है, उनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है। बीजेपी के मकामी लोगों को कहा गया है कि आप प्रचार करो, रिक्शा को वोट देना है। जाहिर बात है, रिक्शा निशानी किसकी है? रिक्शा निशानी किसकी है? दीनदार लोग कतान पसंद नहीं करते। ये जो जुलूस आता है या इस तरह पटाखेबाजी जो की जाती है, हमारी माओ और बहनों का ये तासुर है कि मुफ्ती साहब के जलसे में कहाँ पटाखाबाजी होगी और कहाँ ढोल ताशे बजेगी। इसलिए जुलूस लेके आने वालों से गुजारिश है कि वो ये हरकत कतान ना करें। और हमें तो शुबा है कि जो लोग पटाखाबाजी करते हैं वो हमें बदनाम करने के लिए ये हरकत करते हैं। अल्लाह के लिए अगर आप हमसे मोहब्बत रखते हैं और ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इन हरकतों से बाज आना होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इंतखाबी जलसा है और 20 नवंबर को अहलिया ने शहर वोट दे करके ये तय करेंगे कि आने वाले 5 साल में कौन शख्स इस शहर की नुमाइंदगी करेगा और कौन शख्स इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए मुंतखब किया जाएगा। आपको इस बात का बखूबी एहसास है कि आज मुल्क में फिरका परस्तों का इक़्तिदार है। ये वो फिरका परस्त लोग हैं जिनका प्रोग्राम ये है कि इस मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। ये उनका प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम के तहत वो कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एनआरसी को लेकर के, CAA को लेकर के पूरे मुल्क में एक आवाज थी और ये आवाज इसलिए लगाई जा रही थी कि फिरका परस्त हुकूमत करोड़ों की तादाद में बसने वाले मुसलमानों को, मुल्क में रहने वालों को गैर हिंदुस्तानी करार देने की साजिश कर रही थी। आसाम में ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिन्हें गैर हिंदुस्तानी करार दे करके उन्हें डिटेंशन कैंपों में डाल दिया गया और आज वो खुली जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह जेल में रह करके एक आदमी अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से दूर हो जाता है, ना उनका चेहरा देख सकता है, ना उनसे बात कर सकता है, ना उनकी खुशी और गमी में शरीक हो सकता है। ये हालत डिटेंशन कैंपों में रहने वालों की बना दी गई, जिसमें हमारी जवान बच्चियां भी हैं। हालात इंतहाई नासाजगार। आसाम हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया था कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को गैर हिंदुस्तानी करार दे करके खुली जेल में डाल दिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहू ने अपनी जमीयत के प्लेटफॉर्म से सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा लड़ा और अभी कुछ दिनों पहले उसका फैसला आया कि इस मुल्क में 1971 से जितने लोग हैं उनके पास चाहे कागजात ना हो, आधे अधूरे कागजात हो, उन्हें गैर हिंदुस्तानी करार नहीं दिया जा सकता और उन्हें डिटेंशन कैंपों में नहीं डाला जा सकता। ये हुकूमत हमसे हमारा मजहब छीनना चाहती है। आज उनको
हमारी मस्जिदें खटक रही हैं, दरगाहें उन्हें बुरी लग रही हैं, मदारिसे दीनिया और मकातिबे कुरानिया को बंद करने का प्रोग्राम चल रहा है। आज इस मुल्क से मुसलमानों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास आपका मजहब नहीं होगा, आपके पास आपकी मस्जिद नहीं होगी और आपके आने वाले बच्चों को अगर कुरान करीम की तालीम देने वाले और उन्हें अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराने वाले अफराद नहीं होंगे, उलमा नहीं होंगे, हुफ्फाज और इमाम नहीं होंगे, तो आपकी दीनी क़ियादत कौन करेगा? एक बड़ी साजिश है और एक लंबे जमाने से ये कोशिश हो रही है कि इस मुल्क में मुसलमानों को हमने अगर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है तो उनसे अब शहरी होने का हक भी छीन लेना चाहिए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जमाना था मुल्क की हुकूमत ने इस्राइल के साथ मुआहदा किया, उन्हें बाकायदा यहाँ सफारत खाने की जगह दी गई और उन्होंने आकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों की क्या हैसियत है, उनमें कितना दम है, एक साजिश रची और बाबरी मस्जिद की शहादत करवाई गई। बाबरी मस्जिद की शहादत इसलिए करवाई गई थी कि इस मुल्क में मुसलमानों में कितना दम है, उनकी तरफ से कितना रिएक्शन आता है, ये देखने के लिए ये हरकत की गई थी। आज मुल्क में मुसलमानों को बेबसी और बेकसी का एहसास दिलाने के लिए वो सारे काम हो रहे हैं जो वक्त की हुकूमत चाहती है। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, तरमीमी एक्ट आया। वक्फ कहते किसको है? वक्फ कहते हैं कि कोई शख्स अपनी मिल्कियत को अल्लाह की मिल्कियत में दे दे और उसकी नीयत ये हो कि इसकी असल बाकी रहेगी, इससे जो नफा होगा वो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये वाकिफ की मंशा पर होता है कि अगर उसने ये तय कर दिया कि ये जमीन मैंने वक्फ की है तो ये जमीन हमेशा बाकी रहेगी। अगर उसने ये तय कर दिया कि इससे जो नफा होगा वो बेवाओं के लिए होगा तो सिर्फ बेवाओं को दिया जाएगा, यतीमों के लिए होगा तो सिर्फ यतीमों को दिया जाएगा, यानी असल बाकी रखकर वाकिफ की मंशा के मुताबिक, उसकी चाहत के मुताबिक उससे हासिल शुदा नफा खर्च किया जाएगा। हिंदुस्तान में हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने 2 लाख एकड़ से ज्यादा जगह इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किया है। अल्लाह हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू की कब्र को नूर से भर दे। जिस वक्त राज्यसभा के मिंबर पे वक्फ एक्ट 1995 उन्होंने बनवाया था, उस एक्ट को बदलने के लिए आज की मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड से इख्तियारात ले लिए जाएं और ये इख्तियार कलेक्टर को दे दिया जाए और कलेक्टर अपनी मर्जी से उसके बारे में फैसला करे। और प्रोग्राम ये है कि हमसे ये सारी जमीनें हुकूमत वक्त छीनना चाहती है, हमसे ये सारी जमीनें छीनना चाहती है कि मुसलमानों के पास फिर कुछ बाकी न रहे। आज अगर हम फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हमें सरकार अगर कुछ नहीं देती है, ना देवे, हमें वक्फ की जमीनें दे दी जाएं तो हम मुसलमानों के सारे मसले हल हो जाएंगे। आज गिनी चुनी स्कॉलरशिप दी जाती है, मुसलमानों के बच्चों को थोड़ी बहुत मदद दी जाती है। ये सिलसिला अगर हुकूमत हमारे वक्फ की जमीनें और जायदाद हमको दे दे तो हम इससे ज्यादा बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे बच्चों की जो तालीमी मसाइल हैं, आज जो परेशानियां हैं, पैसा ना होने की वजह से, तालीमी फीस ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से आज हमारे बच्चे जो तालीमी मैदान में पीछे हैं, ये सारी दिक्कतें और सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी।
हुकूमत का प्रोग्राम ये है कि जिस तरह चीचनिया और बोस्निया में और आज इस वक्त गजा में जो काम हो रहा है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाए, ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में इनके पेशे नजर है। इनका प्रोग्राम ये है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। अभी 2 दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत का एक बयान आया। स्टेज पर बैठे हुए संजीदा अफराद, शायद उनकी नजर से ये बात गुजरी होगी कि डंडा ले करके हम इस मुल्क में हालात बदल सकते हैं। अग्निवीर की जो स्कीम सरकार की तरफ से आई है, ये एक आजाद फौज तैयार करना चाहते हैं और वक्त का इंतजार होगा। जब वक्त आएगा तो उनको हुक्म दिया जाएगा। जिनको 4 साल ट्रेनिंग दी गई, इस्राइल ने अपने हर शहरी के लिए फौजी ट्रेनिंग को लाजमी करार दिया है, हर फर्द के लिए। आज जो सूरत हाल है, उनके शहरी भी जंग के महाज पर जाते। आज गजा में निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, इसमें वहां के शहरी भी शरीक है। और मौजूदा हुकूमत अग्निवीर के नाम से 4 साल जो बच्चों को फौज में लिया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उनको एक खास मकसद के लिए फिर तैयार किया जा रहा है, उन्हें बाहर किया जाएगा और उस वक्त का इंतजार करने के लिए कहा जाएगा जो वक्त उनके पेशे नजर है। मुल्क में खाना जंगी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इतने संगीन हालात हैं इस मुल्क के, और मुल्क की हुकूमत बीजेपी और आरएसएस ये प्रोग्राम लेकर के चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वक्त हमारे शहर में हमारे सामने दीगर नुमाइंदों में एक नुमाइंदा ऐसा भी है जो बीजेपी से सुपारी लिया हुआ है, जिसको प्रोग्राम दिया गया है कि तुम इस तरह करो। आज वो आजाद उम्मीदवारी कर रहा है। जाहिर बात है, एक पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, जिसकी आवाज गली से लेके दिल्ली तक है। ये जीरो थे, इनको और इनके बाप को हीरो बनाया। बाप 2 मरतबा एमएलए रहा, बेटा 1 मरतबा एमएलए रहा, बेटा कारपोरेशन में मेयर रहा, बाप कारपोरेशन में मेयर रहा, माँ कारपोरेशन में मेयर रही। ये सब कुछ कांग्रेस ही दे। कांग्रेस क्यों छोड़ा इन्होंने? कभी आपने सोचा? ये बीजेपी के आलाकार बने हुए हैं। आज उनकी तरफ से जो इलेक्शनी फंड आया है, कितने ऐसे नौजवान इस मजमे में होंगे जो फोन करके कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये लोग घर घर पैसा बांट रहे, हर घर में जाकर के 1 वोट का 200 रुपया दे रहे। वो वीडियो भी सामने आ गई और वायरल हो गई। पूरे शहर में ये हरकत की जा रही है। लोगों का वोट खरीदने की बात हो रही है। लोग मसला पूछते हैं कि हम पैसा लेना नहीं चाहते, ये हमारे घर में आकर जबरदस्ती पैसा डाल रहे हैं। हम अगर पैसा ना लेवे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि ये हमको वोट नहीं देंगे। और हालात ऐसे हैं कि ये शहर में दहशत फैला रहे, हर जगह ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि शरीफ आदमी को अपनी इज्जत बचाने की फिक्र हो गई है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र हो गई है। ये शहर में दहशत फैला रहे हैं, घर घर जा करके पैसे तकसीम कर रहे हैं। आज लोग पूछते हैं कि हम पैसा लेना नहीं चाहते, हम क्या करें? नहीं लेते हैं, ये हमें तकलीफ देंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ देंगे। मसला बताना पड़ा, आप पैसा ले लो। आप पैसा ले लो और ये पैसा आप मनी ऑर्डर के जरिए उनको वापस भेजिए। कुछ लोगों ने मसला पूछा कि हम इनके साथ रहना नहीं चाहते, इनका काम करना नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें इनके साथ काम करना मजबूरी बन गई है, हमें काम करना पड़ रहा है। और अगर हम इनके साथ काम कर रहे हैं, जो
हमारे लिए लेना दुरुस्त और जायज है क्या? उनको मैंने कहा आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लें, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना मेहनताना ले सकते। कहने लगे मुफ्ती साहब हम उनको वोट नहीं देना चाहते। तो मैंने कहा आपने वोट देने का तो पैसा नहीं लिया है, आपने काम करने का पैसा लिया है। आप जिसको चाहे अपनी मर्जी से आप उसको वोट देते। लोग नहीं चाहते, उनके स्टेज पर बैठने वाले लोग भी स्टेज पर बैठना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इन्हें इस तरह अटका के रखते हैं कि ये कहीं जा ना सके। और आप आने वाले दिनों में देखोगे इंशाअल्लाह इनके स्टेज पर बैठने वालों की वोट भी पतंग को मिलेगी। और मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ, इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद गैरतमंद मुसलमानों की है। इन्हें दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, और इनके पास जितना पैसा है इससे कई गुना पैसा आ जाए, ये मालेगांव को नहीं खरीद सकते, मालेगांव को नहीं खरीद सकते। आज इस तरह ये पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, शहर के खैरखाहों को इस बात का एहसास है कि क्या होगा। हमारे जिम्मेदारों को हमको फोन आता है, किनारे के कच्चे जो इलाके हैं रात दिन वहां पर उनकी ये हरकत जारी है, और वहां के लोगों को डांटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, दम दाटी दी जा रही है। लोग परेशान हैं कि करें तो या क्या करें। एक आम वर्कर की बात तो जाने दीजिए, इंगलाज नगर में मैं वोट मांगने के लिए गया था, वोट मांगने के लिए गया था। 20-25 नौजवानों ने मेरा रास्ता रोक लिया, क्या आप आगे नहीं जा सकते? हमने बगैर किसी टकराव के अपना रास्ता बनाया और हम लोगों से वोट की अपील करते रहे। उन्होंने हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ जो धक्का मुक्की की है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस को खबर लगी, पुलिस आई। शेख आसिफ साहब जो है आयशा नगर के इलाके में कहते हैं कि यहाँ वो आएंगे तो उनको घुसने मत देना। मैंने पिछले जलसे में भी ये बात कही थी, और इल्जाम ये लगाते हैं कि इनके इलाके में मुझको घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई एक आदमी हम में ऐसा है जिन्होंने कभी उनको रोका हो, उनको प्रचार करने से रोका हो? वो खुद नहीं आ रहे हैं, और अब अगर वो आ रहे हैं तो हमने तो कभी उनको रोका नहीं है। आज झूठ बोलना और इस तरह झूठ बोलना कि ये हमारे वर्करों को और हमें अपने इलाकों में घुसने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आएंगे तो तुम भी उनको घुसने मत देना, इस तरह का नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज इनको वोट देना, बीजेपी को वोट देना है। इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी में आए, एनसीपी छोड़ी, अजीत पवार के साथ मीटिंग करके इन्होंने पूरी प्लानिंग की। आज आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं और उनको ये भरोसा दिया है कि हम चुन करके आएंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उन्होंने वादा दिया है और उसी भरोसे पर चल रहे हैं। इन्होंने ऊपर से सुपारी ली और फिर नीचे भी एक पार्टी को इन्होंने सुपारी दी। अभी जिसका तस्करा अब्दुल मालिक ने किया, ये सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में आए और ये अलग ऐलान कहते हैं कि हम उस मुल्ला को जीतने नहीं देंगे। उनका प्रोग्राम जीतना नहीं है, उनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है। मुझे हराना चाहते हैं और हराएंगे किस तरह? पक्के महलों में बुनकरों की वोट ले करके मेरा वोट कम हो, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लो, उन्होंने उसी इलाके में जलसे किए और प्रचार किए जहां हम रहते।
किनारे की बस्ती में तो ये झांकने भी नहीं जाते ना। इनको सुपारी दी गई है कि सिर्फ आपको इधर का वोट लेना है, बस आपको कहीं और नहीं जाना है। और इसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। आज इनके पास से बहुत सारे लोग हमारे पास वापस आए और उनका ये कहना है कि हमने जब देखा कि ये एक मखसूस तबके की वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एहसास हुआ कि इनका प्रोग्राम शेख आसिफ को जिताना है और उसी प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। लोकसभा में मालेगांव ने जो तारीख बनाई है कि एक बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल से 4,527 वोट मिलती है और सेकुलर उम्मीदवार को 2 लाख वोटें मिलती हैं। 2 लाख वोटें मिलती हैं तो बीजेपी ने मालेगांव को टारगेट कर रखा है और उसी सहारे पर चल रहे हैं। और अभी मुझे स्टेज पर चढ़ने से पहले ये बात बताई गई कि बीजेपी के मकामी लोगों को कहा गया है कि आप प्रचार करो, रिक्शा को वोट देना है। जाहिर बात है, रिक्शा निशानी किसकी है? रिक्शा निशानी किसकी है? ये बीजेपी के हमनवा, बीजेपी से सुपारी लेने वाले लोग, बीजेपी के लोगों को कहा जा रहा है कि रिक्शे के लिए आप वोट मांगो। जाहिर बात है, सरकार मालेगांव के लोगों से बदला लेना चाहती है लोकसभा में हार का। मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट है और वक्त खत्म हो रहा है और आइंदा जलसों में मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आधा घंटे से ज्यादा मुझे बात करने का मौका मिले। मैं अपने साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा हालात को समझें। आज यूसुफ इलियास साहब ने अपना वक्त जिस तरह हैदराबाद से आए हुए हमारे साथी जाफर हुसैन मेराज साहब जो याकूबपुरा से एमएलए हैं, उनको अपना वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि ये हमारे साथी मुझे भी कुछ वक्त दें ताकि मैं तफसील से बात कर सकूं। आज उनके पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। झूठ का एक अंबार लगाया जा रहा है। इस्लामपुरे के जलसे में ये कहा गया था कि मैंने बंबई ओशीवारा में 179 करोड़ रुपए की जमीन ली है। मैंने कहा शेख आसिफ साहब के मुंह में घी शक्कर। आज अगर उनके पास दस्तावेजात हैं तो वो लेकर के आ जाएं, आधा मैं उनको दे दूंगा, आधा उनको दे दूंगा। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक वक्त था बुनकरों को कहा था कि अपने मसाइल हल करवाना है तो तेरे 40 पैतरी चढ़ करके आना पड़ेगा। और अब ये बुनकरों को झांसा दे रहे हैं कि 12 लूम और 24 लूम वालों को हम सोलार लगा करके देंगे।